चलिए कल्पना करते हैं, एक ऐसी महिला के बारे में सोचिए जो दिल्ली के एक बहुत ही मतलब प्रतिष्ठित गर्ल्स कॉलेज में इतिहास की लेक्चरर है। और साथ ही एक शानदार हॉस्टल की वार्डन भी है। बिल्कुल। और पूरी तरह से आर्थिक रूप से आजाद है। मतलब अगर कागज पर देखें तो ये एकदम महिला सशक्तिकरण की एक परफेक्ट मिसाल लगती है ना? एकदम परफेक्ट। कोई भी यही कहेगा कि ऐसी महिला के जीवन के सारे फैसले तो उसके अपने ही होंगे। हाँ, लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। उसकी अपनी ही कमाई, उसकी अपनी ही आजादी उसके पैरों की सबसे भारी बेड़ी बन जाती है। यही तो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। सही कहा। और आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे सामने कई शोध पत्रों, साहित्यिक समीक्षाओं और पुराने लेखों का एक पूरा बंडल रखा है। और इन सभी स्रोतों को खंगालने का हमारा जो मिशन है ना, वो है उषा प्रियंबदा के 1961 में छपे पहले उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें कि उस मनोवैज्ञानिक यथार्थ को समझना। मतलब ये चर्चा सिर्फ एक पुराने उपन्यास का कोई सारांश नहीं है। एकदम नहीं। ये उन तमाम स्रोतों का निचोड़ है जो हमें ये बताते हैं कि आज़ादी का मतलब सिर्फ हर महीने बैंक में आने वाली तनख्वाह नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। इस उपन्यास ने उस पीड़ा को बहुत बारीकी से पकड़ा है जहां एक आधुनिक पढ़ी लिखी महिला एक ऐसे मानसिक पिंजरे में कैद हो जाती है जिसे समाज और उसका अपना परिवार दोनों मिलकर बनाते हैं। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर हम इस दस्तावेज के जो मुख्य चरित्र हैं सुषमा, उनके मनोवैज्ञानिक ढांचे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जी, सुषमा की उम्र 33 साल है। हाँ, एमए पास है और दिखने में बेहद आकर्षक है। और बाहर से देखने पर उसका जीवन बहुत ही व्यवस्थित लगता है। एकदम। लेकिन देखिए, जब हम उसके पारिवारिक ढांचे के भीतर झांकते हैं ना, जहाँ पिता पैरालिसिस के शिकार हैं, जी, पक्षाघात से पीड़ित हैं। हाँ, और माँ बेहद आत्मकेंद्रित है, मतलब स्वार्थी है, और छोटे भाई बहनों की पढ़ाई से लेकर जीवन की पूरी जिम्मेदारी केवल सुषमा के कंधों पर है। पूरा का पूरा बोझ। तो ऐसे में लगता है जैसे सुषमा कोई जीती जागती इंसान है ही नहीं। मतलब वो तो घर की एक एटीएम मशीन या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बन गई है। ये एटीएम वाली बात आपने बहुत सही कही है ना? परिवार हर दिन उससे प्रीमियम तो वसूल रहा है, लेकिन वो ये पूरी तरह भूल गया है कि उस पॉलिसी के पीछे एक जीवित इंसान भी है जिसकी अपनी कुछ भावनाएं हैं। बिल्कुल, जो अंदर ही अंदर घुट रहा है। अब यहाँ शोध पत्र पढ़कर मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे भी नहीं। मतलब मुझे लगा जैसे परिवार ने और खास तौर पर पिता ने अपनी सुविधा के लिए जानबूझकर सुषमा की खुशियों की बलि चढ़ा दी। ये बात शोध पत्रों में बहुत साफ तौर पर उभर कर आई है। हाँ, मैंने पढ़ा कि नारायण नाम के एक बहुत ही संपन्न युवक से उसका रिश्ता लगभग तय हो गया था। जी। लेकिन पिता ने अचानक खुद ही अपने कदम पीछे खींच लिए। मतलब क्या सच में ये इतना स्वार्थी फैसला था? देखिए, नारायण वाला जो ये प्रसंग है ना, ये इस उपन्यास के सबसे स्याह और कड़वे कोनों में से एक है। और जो साहित्यिक समीक्षाएं हैं वो इस पर बहुत विस्तार से रोशनी डालती हैं। यहाँ पिता की मजबूरी से कहीं ज्यादा उनका अपना डर हावी था। डर? कैसा डर? डर इस बात का कि उनके रिटायरमेंट में महज 3 साल बचे थे। ओह। तो उनका गणित बहुत सीधा और क्रूर था। मतलब अगर सुषमा की शादी हो गई तो घर की इकलौती और सबसे मजबूत आर्थिक ढाल हमेशा के लिए छिन जाएगी। बाप रे, मतलब सिर्फ पैसों के लिए? हाँ, छोटे बच्चों की पढ़ाई, घर का भारी खर्च, ये सब एक ऐसे इंसान के लिए भयानक सपने जैसा था जो जल्दी अपनी इनकम खोने वाला है। समझ रही हूँ। इसलिए उन्होंने बिना किसी को कोई साफ कारण बताए जानबूझकर नारायण के परिवार से संपर्क तोड़ दिया। ये तो बहुत ही भयंकर बात है। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। ये एक सोची समझी रणनीति थी। मतलब परिवार ने एक मौन सहमति से ये तय कर लिया था कि उनके घर की छत केवल सुषमा की जिंदगी की बुनियाद पर ही टिकी रहेगी। एकदम सही। और ये बात इस बहुत ही लोकप्रिय मिथक को पूरी तरह ध्वस्त कर देती है कि शिक्षा और नौकरी किसी भी महिला को अपने आप आजाद बना देते हैं। बिल्कुल। सुषमा के मामले में तो उसकी यही योग्यता उसे उसी घर का सबसे बड़ा कैदी बना देती है। हाँ। और मुझे लगता है यहीं से इस उपन्यास के शीर्षक का वो जो गहरा प्रतीकवाद है वो निकल कर आता है। 55 खंबे लाल दीवारें। जी, कॉलेज की वो इमारत जिसके 55 खंबे और लाल दीवारें हैं, वो महज ईंट पत्थर का ढांचा नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं। अगर हम इन समीक्षाओं को देखें तो ये लाल रंग कोई ऊर्जा या आजादी का रंग नहीं है। नहीं, ये खतरे का प्रतीक है। हाँ, एक बंदिश है, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसे सुषमा चाहकर भी कभी पार नहीं कर पाती। वो 55 खंभे दरअसल उन अदृश्य सामाजिक और पारिवारिक बेड़ियों की तरह हैं जो उसे बाहर जाने से रोकते हैं।
सुषमा हॉस्टल की वार्डन होने के नाते वहां रहती जरूर है, लेकिन वो वहां की कोई शासक नहीं है। नहीं, वो तो उस इमारत की सबसे बड़ी और बेबस कैदी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि ये कैदी अपनी स्थिति से पूरी तरह वाकिफ है। हाँ, मतलब वो कोई बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो बहुत अच्छे से जानती है कि उसका मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है। तो फिर वो आवाज क्यों नहीं उठाती? क्योंकि जो चीज उसे बगावत करने से रोकती है वो है कर्तव्य बोध का वो मीठा और धीमा जहर। जो बचपन से ही लड़कियों के दिमाग में भर दिया जाता है। एकदम सही। उसे लगने लगता है कि अगर उसने अपने लिए कुछ सोचा, अपनी खुशियों को आगे रखा, तो वो स्वार्थी और बुरी कहलाएगी। और समाज ने त्याग को इस तरह से महान बना दिया है कि सुषमा खुद को उस वेदी पर चढ़ने से रोक ही नहीं पाती, भले ही वो अंदर ही अंदर पूरी तरह घुट रही हो। ये तो हुई घर के भीतर के आर्थिक शोषण की बात। लेकिन देखिए, कहानी का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू तब सामने आता है जब नील की एंट्री होती है। हाँ, जब सुषमा इस पिंजरे से बाहर समाज की तरफ थोड़ी उम्मीद से देखती है जी। और उसके जीवन में घर के बाहर से कोई खुशी दस्तक देती है। मैं नील कश्यप की ही बात कर रही हूँ। नील तो एकदम एक ताजी हवा के झोंके की तरह आता है। बिल्कुल। वो युवा है, दिल्ली की फिलिप्स कंपनी में काम करता है और बेहद हंसमुख है। और उसमें वो बेपरवाह आजादी है जो सुषमा ने अपनी जिंदगी में कभी महसूस ही नहीं की। हाँ, वो सुषमा को उस घुटन भरे जीवन से बाहर निकालकर एक रंगीन दुनिया का सपना दिखाता है। लेकिन यहाँ पर वो कॉलेज का स्टाफ रूम बीच में आ जाता है। जो उस समय के समाज का एक बहुत ही सटीक माइक्रोकॉज्म है। जी, एक छोटा रूप ही सुषमा के चरित्र पर गॉसिप शुरू कर देती हैं। ये बहुत ही आम बात थी उस समय। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मिस शास्त्री मतलब जो खुद एक महिला है, वो सुषमा की सबसे बड़ी दुश्मन क्यों बन जाती हैं? देखिए, मिस दुर्गा शास्त्री का चरित्र उस दौर के पितृसत्तात्मक समाज का एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक उत्पाद है। और कई शोध पत्रों ने तो उनके मनोविज्ञान पर गहरे पन्ने रंगे हैं। मतलब उनकी उम्र 45 वर्ष है और वो अविवाहित है ना? जी, उन्होंने अपना पूरा जीवन अकेलेपन, कुंठा और एक रूढ़िवादी व्यवस्था के सख्त नियमों का पालन करते हुए बिता दिया है। संस्कृत की शिक्षिका भी तो हैं। बिल्कुल, जो पारंपरिक और कठोर मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जब वे सुषमा को एक युवा लड़के के साथ अपनी शर्तों पर खुश होते देखती हैं, मुस्कुराते हुए देखती हैं, तो ये सीधे तौर पर उनकी अपनी जीवन शैली और उनके द्वारा किए गए समझौतों पर एक हमला लगता है। अच्छा, मतलब उन्हें लगता है कि अगर सुषमा का इस तरह खुश होना सही है, तो फिर उनका खुद का त्याग बेकार गया। एकदम। इसका मतलब है कि मिस शास्त्री ने जो अपना पूरा जीवन नियमों में बांधकर अपनी इच्छाओं को मार दिया, वो सब व्यर्थ था। बाप रे। और अपनी इसी अतृप्त इच्छा को शांत करने के लिए वे अपना सारा ध्यान दूसरों की जासूसी करने में लगा देती हैं। और अपनी पालतू बिल्ली पर वो अजीब सा प्यार लुटाने लगती हैं। हाँ, और सुषमा के खिलाफ चरित्र हनन की अफवाहें फैलाने लगती हैं। और यही पितृसत्ता की एक बहुत बड़ी और अदृश्य जीत है, जहां उसने महिलाओं को ही दूसरी महिलाओं का दुश्मन बना दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत ही डरावना विश्लेषण है। समाज किस तरह से एक अकेली महिला को संदेह की नजर से देखता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। जी। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी। मैं नील कश्यप के किरदार को भी कटघरे में खड़ा करना चाहूंगी। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, नील शुरुआत में एक बहुत ही आदर्श प्रेमी लगता है, लेकिन इन स्रोतों को गहराई से पढ़ने के बाद मुझे उसमें एक टूरिस्ट की झलक मिलती है। टूरिस्ट? वो कैसे? मतलब वो एक ऐसे पर्यटक की तरह है जो किसी खूबसूरत वादी में जाता है, वहां के सुहावने मौसम का आनंद लेता है। यानी सुषमा के प्रेम का आनंद लेता है। बिल्कुल, बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन जैसे ही वहां बर्फीला तूफान आता है, मेरा मतलब है सुषमा के परिवार की जिम्मेदारियों का भारी बोझ सामने आता है, तो वो टूरिस्ट भाग जाता है। हाँ, वो अपना सूटकेस पैक करके वापस सुरक्षित जगह पर भाग जाता है। आखिरकार वो हॉलैंड चला जाता है ना। ये बात तो है। अगर वो सच में सुषमा से इतना ही गहरा प्यार करता था, तो वो उन जिम्मेदारियों से घबराकर क्यों भागा? देखिए, टूरिस्ट कहना शायद थोड़ा कठोर शब्द हो जाए, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। हाँ, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि नील की भावुकता जमीनी हकीकत से बहुत दूर थी। नील स्वभाव से अपरिपक्व है और कुछ हद तक पलायनवादी भी है। बिल्कुल। जब उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास होता है कि सुषमा सिर्फ एक आजाद महिला नहीं है, बल्कि उसके साथ एक बहुत भारी पैकेज डील जुड़ी है, बीमार पिता, स्वार्थी माँ, हाँ, और छोटे भाई बहनों का भविष्य, तो वो उस पहाड़ जैसी जिम्मेदारी को देखकर अंदर तक हिल जाता है। नील उस पीढ़ी के उन पुरुषों का सटीक प्रतिनिधित्व करता है जो एक कामकाजी महिला के साथ रोमांस तो करना चाहते हैं, लेकिन उस महिला के संघर्षों और उसके परिवार को अपनाने का साहस उनमें बिल्कुल नहीं होता। एकदम सही।
जब सुषमा उसे अपनी छोटी बहन नीरू की शादी में मदद के लिए बुलाती है तो नील वहां आता ही नहीं है। जी, और उसका वहां ना आना उसके उसी पलायनवाद पर सबसे बड़ी मोहर लगा देता है। मतलब वो सुषमा को चाहता तो है, लेकिन उस भारी कीमत पर नहीं। बिल्कुल नहीं। तो अब देखिए हालात क्या हैं। बाहरी गॉसिप का बाजार गर्म है, सहकर्मी चरित्र हनन कर रही हैं और दूसरी तरफ नील पीछे हट रहा है। कहानी यहाँ एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां सुषमा को पूरी तरह से लाल दीवारों में चुनवा दिया जाता है। कॉलेज की प्रिंसिपल सुषमा को बुलाती हैं और उससे हॉस्टल वार्डन के पद से इस्तीफा मांग लेती हैं। और कारण क्या होता है? वही अनैतिक आचरण की झूठी अफवाहें जो मिस शास्त्री के स्टाफ रूम में पैदा हुई थी। जी। अब यहाँ सुषमा के सामने एक भयावह स्थिति है। अगर वार्डन की नौकरी गई या उसकी वजह से उसकी मुख्य लेक्चरर की नौकरी पर आंच आई तो पूरा परिवार सीधे सड़क पर आ जाएगा। एकदम। और इसी बीच सुषमा की अपनी सगी माँ एक ऐसा प्रस्ताव रखती हैं जिसे पढ़कर किसी का भी मन विचलित हो जाए। हाँ, और ये पूरे उपन्यास का शायद सबसे क्रूर मनोवैज्ञानिक क्षण है। माँ ये भली भांति देख रही है कि नील एक अच्छी नौकरी वाला और विदेश जाने की क्षमता रखने वाला लड़का है। हाँ। और वो इस बात को पूरी तरह और मुझे लगता है जानबूझकर नजरअंदाज कर देती है कि नील और सुषमा के बीच एक गहरा प्रेम का रिश्ता है। बाप रे। वो सीधे तौर पर यह प्रस्ताव रख देती है कि नील की शादी सुषमा की छोटी बहन नीरू से करा दी जाए। ये बात सच में दिमाग को सुन्न कर देती है। बिल्कुल। मतलब एक माँ अपनी बड़ी बेटी के प्यार को, उसकी भावनाओं को एक कमोडिटी या एक अवसर की तरह कैसे देख सकती है? ये बहुत ही स्वार्थी रवैया था। वो अपनी छोटी बेटी का घर बसाने के लिए बड़ी बेटी की भावनाओं का गला अपने ही हाथों से घोंट रही है। और अंततः होता क्या है? सुषमा जो पहले से ही टूट चुकी है, वो अपने ही प्रोविडेंट फंड से, मतलब अपने पीएफ से 6,000 रुपए का भारी भरकम कर्ज लेती है। और उस जमाने में 6,000 रुपए एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। हाँ, और वो नीरू के शादी का पूरा इंतजाम करती है और नील को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देती है। जी। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। क्या? सुषमा ने बगावत क्यों नहीं की? थी, उसके पास नौकरी थी, अपना पैसा था, तो उसने समाज और इस परिजीवी परिवार के मुंह पर दरवाजा क्यों नहीं बंद कर दिया? ये सवाल बहुत लाजमी है। क्या वो जैनेन्द्र के प्रसिद्ध उपन्यास त्यागपत्र की नायिका मृणाल की तरह खुद को पीड़ा देने के किसी मार्टिरडम, मतलब आत्मपीड़न के सुख का आनंद ले रही थी? देखिए, ये सवाल हर उस पाठक के मन में उठता है जो आज के आधुनिक चश्मे से आजादी को देखता है। हाँ। लेकिन साहित्य और उन शोधपत्रों का जब हम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि सुषमा किसी भी तरह की शहादत का लुत्फ बिल्कुल नहीं उठा रही है। तो फिर क्या वजह थी? वो उन गहरे बैठे संस्कारों के दलदल में इस कदर फंसी है जहां से बाहर निकलना उसे भयानक रूप से स्वार्थी और अपराधी लगने लगता है। मतलब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। वो एक ऐसी नाव पर है जिसमें छेद हैं, लेकिन वो नाव से कूदकर अपनी जान इसलिए नहीं बचा सकती क्योंकि उस नाव में उसका अपना परिवार बैठा है। क्या बात है, बहुत सही रूपक दिया आपने। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है जहां सुषमा अपनी पीड़ा को व्यक्त करती है। क्या है वो? वो कहती है, जब हम फूल की पंखुड़ियां नोचकर फेंक देते हैं तब फूल को कैसा लगता होगा। मैं आज उन नूची पंखुड़ियों के ढेर पर बैठी हूँ। उफ, ये उदाहरण तो अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। बिल्कुल। वो नुची हुई पंखुड़ियां और कुछ नहीं बल्कि सुषमा की वो इच्छाएं हैं जिन्हें उसके परिवार और समाज ने एक एक करके बड़ी बेरहमी से नोच दिया है। और यही एक कामकाजी आधुनिक दिखने वाली महिला की सबसे बड़ी और मौन त्रासदी है। समाज के आधुनिकीकरण ने उसे दफ्तर जाने और कमाने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन उसके पास चुनाव का अधिकार ही नहीं छोड़ा गया। हाँ, वो चाहकर भी अपने परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसका अपना ज़मीर उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। और परिवार जाने अनजाने में उसके इसी ज़मीर का एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ये तो बहुत ही घुटन भरा है। अच्छा, सुषमा की इस व्यक्तिगत त्रासदी से थोड़ा पीछे हटकर अगर हम उपन्यास के बाकी कैनवस को देखें तो ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी पीढ़ी ही एक अजीब सी छटपटाहट में जी रही थी। जी बिल्कुल। इन शोध पत्रों में मीनाक्षी और स्वाति जैसी अन्य महिला पात्रों का भी तो विस्तार से जिक्र है। हाँ, और वो ये साबित करता है कि ये सिर्फ सुषमा की अकेली कहानी नहीं है। सही बात है। अगर हम मीनाक्षी के चरित्र को देखें तो वो हमेशा से एक बुद्धिजीवी और सुसंस्कृत साथी चाहती थी, लेकिन जब उसे ऐसा कोई नहीं मिलता तो वो क्या करती है? अपनी ऊब, अपने भयानक अकेलेपन और उस निरंतर सामाजिक दबाव से बचने के लिए वो मजबूरन एक ऐसे व्यापारी से शादी कर लेती है जिससे उसका कोई बौद्धिक जुड़ाव है ही नहीं। मीनाक्षी का चरित्र एक अलग तरह के समझौते को दर्शाता है। वो एक सुरक्षित लेकिन पूरी तरह से खोखले जीवन को चुनती है,
क्योंकि उस समय के समाज में एक अकेली महिला के रूप में खड़े रहने का संघर्ष बहुत थका देने वाला था। और स्वाति की कहानी तो और भी दर्दनाक है। हाँ, स्वाति का संघर्ष समाज के एक और भी भयानक और दोहरे सच को उजागर करता है। जी। स्वाति एक रिश्ते में गर्भवती हो जाती है और जब ऐसा होता है तो समाज, सहकर्मी, हर कोई उसका मजाक उड़ाता है और उसका बहिष्कार कर देता है। मतलब जो समाज पुरुषों की गलतियों को बहुत आसानी से माफ कर देता है, वही समाज स्वाति को आत्महत्या की कगार पर धकेल देता है। बिल्कुल, वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है। हाँ, और जब किसी तरह बच जाती है तो उसे अपनी बदनामी को ढकने के लिए मजबूरी में अपने से कहीं अधिक उम्र के एक व्यक्ति से शादी करनी पड़ती है। उषा प्रियमवदा ने इन छोटी छोटी कहानियों के जरिए समाज की उस सड़ी हुई मानसिकता का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट आईना खड़ा कर दिया है। और शायद यही वजह है कि ये उपन्यास अपने समय से इतना आगे था और इतना प्रभावशाली रहा कि बाद में दूरदर्शन ने इस मर्मस्पर्शी कहानी पर एक पूरा धारावाहिक भी बनाया था। जी हाँ, 90 के दशक में। हाँ, दूरदर्शन के उस युग में जब इसे प्रसारित किया गया तो इसमें मीता वशिष्ठ ने सुषमा का और अमन वर्मा ने नील का किरदार निभाया था। और स्रोत बताते हैं कि ये सीरियल उस समय बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। ये तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब 1961 में लिखी गई एक किताब 90 के दशक में भी दर्शकों को उतनी ही गहराई से झकझोर रही थी। बिल्कुल। इससे ये साबित होता है कि आधुनिकीकरण ने भले ही महिलाओं के कपड़े बदल दिए हों, उनके पेशे बदल दिए हों, वे घरों से निकलकर दफ्तरों और कॉलेजों में पहुंच गई हों। हाँ, लेकिन समाज का नजरिया, उनकी आजादी को देखने का जो पितृसत्तात्मक चश्मा है, वो आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। दूरदर्शन पर इस सीरियल की अपार लोकप्रियता इस बात का सीधा प्रमाण थी कि 90 के दशक में भी घरों में बैठी हजारों सुषमाएं उस कहानी में अपना खुद का अक्स देख रही थीं। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, जो इस गहरी पड़ताल का मुख्य निष्कर्ष भी है। वो क्या? ये उपन्यास सिर्फ एक अधूरी प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे सामाजिक ढांचे के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि जब तक महिलाओं के पैरों में पड़ी हुई मानसिक और सामाजिक बेड़ियां नहीं टूटती, जब तक उन्हें सिर्फ एक आर्थिक संसाधन या एटीएम मशीन के रूप में देखना बंद नहीं किया जाता, तब तक सिर्फ पैसे कमा लेना या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाना एक अधूरा सपना ही है। असली आजादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक एक महिला को अपने जीवन के निर्णय खुद लेने का पूरा सामाजिक और मानसिक अधिकार न मिल जाए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि 55 खंभे लाल दीवारें हमें ये कड़वा सच सिखाता है कि असली आजादी बैंक बैलेंस की संख्या में या आपके दफ्तर के पद की ऊंचाई में नहीं है। जी। असली आजादी तो अपने जीवन के फैसले बिना किसी डर और सबसे जरूरी बात बिना किसी अपराध बोध के ले पाने के अधिकार में है। बिल्कुल। सुषमा की सबसे बड़ी त्रासदी उसका अविवाहित रह जाना नहीं है। उसकी त्रासदी ये है कि उसे अपने लिए कोई चुनाव करने ही नहीं दिया गया। उसे एक ऐसे रास्ते पर ढकेल दिया गया जहां से वापसी असंभव थी। हाँ, और यही वो बुनियादी और मजबूत बिंदु है जो इस कृति को हिंदी साहित्य में एक अमर रचना बना देता है। एकदम सही। ये हर उस इंसान की आत्मा को भीतर तक खुरचती है जो आजादी के मायने सिर्फ एक चेकबुक या नौकरी से तोलता है। ये हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हमारे ही घरों में, हमारे ही आसपास कोई सुषमा 55 खंभों के बीच अपना दम तो नहीं तोड़ रही है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। आज की इस गहरी पड़ताल को हम एक ऐसे बेचैन करने वाले विचार के साथ खत्म करना चाहेंगे जो इन शोध पत्रों और इस उपन्यास के पन्नों के बीच से ही उपजता है। जी। लेकिन जिस पर शायद समाज कभी सीधी बात नहीं करता। श्रोताओं के लिए ये एक सवाल है। जरा 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, अगर सुषमा ने उस दिन समाज की गॉसिप की परवाह किए बिना, अपनी उस क्रूर माँ और स्वार्थी परिवार की परवाह किए बिना नील का हाथ थाम लिया होता और उससे शादी कर भी ली होती। हाँ, तो क्या वो सच में आजाद और खुश रह पाती? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर अपने बूढ़े बीमार पिता और छोटे भाई बहनों को बेसहारा छोड़ने का वो जो भयानक अपराध बोध है, वो उसके अपने ही दिमाग के भीतर 55 खंभों और लाल दीवारों का एक नया और कहीं ज्यादा खौफनाक पिंजरा खड़ा कर देता? क्या इस तरह के पारिवारिक और सामाजिक ढांचे में एक महिला के लिए बिना अपराध बोध के आजाद होना कभी सच में संभव भी है? सोचने वाली बात है। इस गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है,